नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। आज जिस शहर को दुनिया मुंबई के नाम से जानती है वो कभी मुंबई नहीं था। यहाँ गगनचुंबी इमारतें नहीं थी, न शेयर बाजार था, न बॉलीवुड की चकाचौंध, न लोकल ट्रेनों का शोर और न ही करोड़ों लोगों की भीड़। आज जहाँ लाखों गाड़ियां दौड़ती है वहां कभी समुद्र की लहरें टकराती थी। आज जहाँ मरीन ड्राइव की चमचमाती सड़क है वहां कभी सिर्फ खारा पानी था। और आज जहां दुनिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट है वहां कभी मछुआरों की छोटी छोटी बस्तियां थी, क्योंकि मुंबई का जन्म धरती पर नहीं समंदर की गोद में हुआ था। अरब सागर की नीली लहरों के बीच भारत के पश्चिमी तट पर हजारों साल पहले 7 छोटे छोटे द्वीप मौजूद थे। ये द्वीप एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। ज्वार आता तो इनके बीच का रास्ता पूरी तरह पानी में डूब जाता। भाटा आता तो कहीं कहीं कीचड़ और चट्टानें दिखाई देती। इन द्वीपों के सबसे पुराने निवासी थे कोली, भारत के सबसे पुराने समुद्री समुदायों में से एक। उनकी जिंदगी समंदर के साथ शुरू होती थी और समंदर पर ही खत्म होती थी। सुबह होने से पहले लकड़ी की नावें, हाथों से बुने जाल और लहरों से मुकाबला, यही उनका रोज का जीवन था। आज भी मुंबई की कई पुरानी बस्तियां वर्सोवा, कोलीवाड़ा, माहिम, कोलाबा उन शुरुआती दिनों की गवाही देती हैं। मुंबई की असली पहचान दरअसल इन्हीं कोलियों से शुरू होती है। लेकिन मुंबई सिर्फ मछुआरों की कहानी नहीं है, ये आस्था की भी कहानी है। कोली समुदाय एक देवी की पूजा करता था, मुंबा देवी। वो मानते थे कि समुद्र की हर लहर देवी की कृपा से शांत रहती है। हर नई नाव समंदर में उतरने से पहले देवी का आशीर्वाद लेती थी। मछुआरे अपनी पहली पकड़ देवी को अर्पित करते थे। यही मुंबा देवी आगे चलकर इस शहर की पहचान बन गई और सदियों बाद बॉम्बे मुंबई कहलाया। इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 2000 साल पहले भी ये इलाका दुनिया से कटा हुआ नहीं था। अरब, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया जाने वाले समुद्री रास्ते यहीं से होकर गुजरते थे। छोटी नावें, मसाले, नारियल, मछलियां, कपास, इन सब का व्यापार यहीं से शुरू हुआ। यानी मुंबई की किस्मत बहुत पहले ही समंदर ने लिख दी थी। समय बदला, राजवंश बदले, लेकिन इन द्वीपों की अहमियत कभी कम नहीं हुई। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का प्रभाव, फिर सातवाहन, फिर शिलाहार और बाद में गुजरात सल्तनत। हर शासक इस इलाके पर अधिकार चाहता था, क्योंकि जिसके पास समुद्र था उसके पास व्यापार था और जिसके पास व्यापार था उसके पास दौलत थी। मुंबई का भूगोल हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। अरब सागर की प्राकृतिक खाड़ी, जहां बड़े जहाज आंधी और तूफान में भी सुरक्षित लंगर डाल सकते थे, ऐसे प्राकृतिक बंदरगाह पूरी दुनिया में बहुत कम हैं। शायद यही वजह थी कि आने वाले समय में यूरोप की बड़ी ताकतों की नजर इसी जगह पर टिक गई। लेकिन तब तक मुंबई मुंबई नहीं थी। ये 7 अलग अलग द्वीप थे: कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे आइलैंड, मझगांव, परेल, वर्ली और माहिम। इनके बीच समंदर बहता था। न कोई पुल, न कोई सड़क, न कोई साझा बाजार। हर द्वीप अपनी अलग दुनिया था। शायद उस दौर का कोई इंसान ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन ये 7 द्वीप मिलकर दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में बदल जाएंगे। समंदर मुंबई का दोस्त भी था और सबसे बड़ी चुनौती थी, बरसात आती तो कई हिस्से पूरी तरह पानी में डूब जाते। ज्वार गांव को अलग कर देता। लोग नाव के सहारे एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंचते। जिंदगी समंदर के हिसाब से चलती थी, घड़ी या कैलेंडर से नहीं, बल्कि ज्वार भाटे से। यही वो दौर था जब मुंबई एक शांत, धीमी और प्राकृतिक दुनिया थी, जहां समंदर की आवाज सबसे बड़ी आवाज थी, जहां आसमान इमारतों से नहीं, नारियल के पेड़ों से मिलता था, जहां रात में बिजली की रोशनी नहीं, बल्कि चांद और समुद्र की चमक रास्ता दिखाती थी। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं था, क्योंकि दूर यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो इन 7 द्वीपों की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जल्द ही समंदर के रास्ते विदेशी जहाज आने वाले थे। उनके साथ आने वाला था बारूद, व्यापार, औपनिवेशिक सत्ता और एक नया इतिहास। इन छोटे छोटे द्वीपों पर पहले पुर्तगाली झंडा लहराया, फिर ब्रिटिश साम्राज्य और उसके बाद सामने आया भारत का सबसे आधुनिक शहर। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जो हर दिन लाखों लोगों को नए सपने देता है।
लेकिन उस सपनों के शहर की शुरुआत किसी महल, किसी किले या किसी राजा से नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी समंदर की लहरों, कोली मछुआरों की नावों और मुंबई देवी की आस्था से। यही है मुंबई की पहली कहानी, एक ऐसी कहानी जिसका हर अध्याय समंदर की लहरों पर लिखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। 7 छोटे छोटे द्वीप, समुद्र की लहरों पर टिकी मछुआरों की बस्तियां, मुंबा देवी में अटूट आस्था और समुद्र के भरोसे चलती जिंदगी। लेकिन 16वीं शताब्दी की शुरुआत में अरब सागर की लहरों पर कुछ ऐसे जहाज दिखाई दिए जिन्होंने सिर्फ समुद्र का रास्ता नहीं बल्कि इतिहास की दिशा बदल दी। ये जहाज मसालों की तलाश में आए थे, लेकिन उनकी नजर इस प्राकृतिक बंदरगाह पर टिक गई और यहीं से मुंबई की किस्मत बदलने लगी। 1498 वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंच चुका था। इसके बाद पुर्तगाल ने हिंद महासागर में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। गोवा, दमन द्वीप और फिर पश्चिमी तट के छोटे छोटे द्वीप यूरोपीय ताकतों के निशाने पर थे, क्योंकि उस वक्त जो समुद्र पर राज करता वही व्यापार पर राज करता। 1534 एक ऐसा साल जिसने मुंबई का भविष्य बदल दिया। उस समय गुजरात सल्तनत के सुल्तान बहादुर शाह मुगलों के बढ़ते दबाव और पुर्तगालियों की समुद्री ताकत दोनों से घिरे हुए थे। ऐसे में हुई एक संधि, बसेयन की संधि। इस समझौते के तहत बहादुर शाह ने 7 द्वीपों का नियंत्रण पुर्तगालियों को सौंप दिया। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन को वे छेड़ रहे हैं वही आगे चलकर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिनी जाएगी। पुर्तगालियों ने इन द्वीपों को सिर्फ एक बस्ती की तरह नहीं देखा, उन्होंने यहाँ अपना समुद्री अड्डा बनाया। पत्थरों के मजबूत किले, समुद्र किनारे चौकियां, तोपों से लैस सुरक्षा और विशाल चर्च धीरे धीरे इन द्वीपों का चेहरा बदलने लगा। जहां कभी कोली मछुआरों की झोपड़ियां थीं, वहां अब यूरोपीय स्थापत्य दिखाई देने लगा। यहीं से एक नया नाम भी सामने आया, बॉम्बाइम। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह नाम पुर्तगाली शब्द बॉम बहिया यानी सुंदर खाड़ी से निकला। कुछ इतिहासकार इसे स्थानीय नामों के पुर्तगाली उच्चारण से भी जोड़ते हैं, लेकिन इतना तय है कि पुर्तगालियों के दौर में बॉम्बाइम नाम पूरे क्षेत्र की पहचान बन गया और आगे चलकर अंग्रेजों ने इसी को बॉम्बे बना दिया। पुर्तगाली सिर्फ शासक नहीं थे, वे व्यापारी भी थे। उनके जहाज अरब, अफ्रीका, यूरोप और भारत के बीच लगातार सफर करते थे। मसाले, कपास, रेशम, नारियल, सूखी मछलियां, लकड़ी, सब कुछ इन बंदरगाहों से गुजरने लगा। पहली बार इन छोटे छोटे द्वीपों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वाद चखा। समुद्र अब सिर्फ मछुआरों का सहारा नहीं था, बल्कि दुनिया तक पहुंचने का रास्ता बन चुका था। लेकिन पुर्तगाली शासन सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भी यहाँ भेजा। कई चर्च बने, कई स्थानीय परिवार ईसाई धर्म से जुड़े। आज भी बांद्रा, माहिम, वसई और दक्षिण मुंबई के कई हिस्सों में पुर्तगाली वास्तुकला, पुराने चर्च और कब्रिस्तान उस दौर की गवाही देते हैं। इन इमारतों की दीवारों में आज भी करीब 500 साल पुराना इतिहास सांस लेता है। पुर्तगालियों के आने से मुंबई का खान पान भी बदला। नई फसलें आई, नई भाषाएं आई, नई इमारतें बनी, नए कानून आए और सबसे बड़ी बात, मुंबई दुनिया के समुद्री नक्शे पर पहली बार एक महत्वपूर्ण ठिकाने के रूप में दर्ज हो गई। यानी जिस शहर की शुरुआत कोली मछुआरों से हुई थी, अब वहां यूरोप का प्रभाव साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन पुर्तगालियों का शासन हमेशा सुरक्षित नहीं था। समुद्र में डच भी थे, फ्रांसीसी भी, और सबसे बड़ी चुनौती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यूरोप की ताकतें हिंद महासागर पर कब्जे के लिए एक दूसरे से भिड़ रही थीं, और इस संघर्ष के बीच बॉम्बाइम एक अनमोल मोती बन चुका था, जिसे हर ताकत अपने कब्जे में लेना चाहती थी। करीब 125 साल तक पुर्तगालियों ने इन द्वीपों पर शासन किया। उन्होंने बंदरगाहों को मजबूत किया, किलों का निर्माण किया, धार्मिक और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया और सबसे अहम, मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री केंद्र बनने की दिशा दे दी। लेकिन इतिहास अब एक और करवट लेने वाला था, ऐसी करवट जिसकी वजह न कोई युद्ध था, न कोई विद्रोह, न कोई समुद्री लड़ाई, बल्कि एक शाही शादी थी। कल्पना कीजिए, दुनिया का एक ऐसा शहर जो आज भारत की आर्थिक राजधानी है, जिसकी जमीन सोने से भी महंगी मानी जाती है, जिसके बंदरगाह से अरबों का व्यापार होता है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है, वही शहर एक दिन दहेज में दे दिया गया। जी हाँ, सिर्फ एक शाही विवाह और 7 द्वीप पुर्तगाल से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य की झोली में चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
इतिहास में आपने राज्यों के बंटवारों की कहानियां खूब सुनी होंगी, युद्ध में जीती गई जमीन की कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाने वाला एक शहर दहेज में दिया गया था? जो आज की मुंबई, जिसकी एक एक इंच जमीन करोड़ों में बिकती है, उसकी अर्थव्यवस्था कई देशों से बड़ी है, वो कभी एक शाही का हिस्सा था। सिर्फ एक विवाह और 7 द्वीपों की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। साल 1661 यूरोप के दो बड़े राजघराने एक रिश्ते में बंधने जा रहे थे। एक तरफ पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा और दूसरी तरफ इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय। ये सिर्फ एक शाही विवाह नहीं था, ये राजनीति, व्यापार और समुद्री ताकत का गठबंधन था। उस दौर में यूरोप की हर बड़ी ताकत समुद्री साम्राज्य बनाने की होड़ में थी और भारत उस खेल का सबसे अहम मोहरा बन चुका था। शादी तय हुई तो दहेज की सूची भी तैयार हुई। उस सूची में सोना था, चांदी थी, कीमती सामान था, लेकिन सबसे अनमोल चीज थी अरब सागर में बसे 7 छोटे छोटे द्वीप, बॉम्बाइम यानी आज की मुंबई। इतिहास में शायद पहली बार किसी शहर का भविष्य युद्ध नहीं बल्कि विवाह ने तय किया। चार्ल्स द्वितीय के हाथ अब एक ऐसा प्राकृतिक बंदरगाह लग चुका था जिसकी अहमियत वो अच्छी तरह समझते थे। लेकिन एक समस्या भी थी, ब्रिटिश राजशाही इतनी दूर बैठकर इन द्वीपों का प्रशासन नहीं चला सकती थी। इसलिए कुछ साल बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। 1668 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना मात्र 10 पाउंड के किराए पर सौंप दिया। आज सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जिस जमीन की कीमत आज अरबों खरबों डॉलर आंकी जाती है, वो कभी सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये सिर्फ एक जमीन नहीं थी, ये हिंद महासागर में एक ऐसा दरवाजा था जहां से पूरे भारत में व्यापार और सत्ता दोनों का विस्तार किया जा सकता था। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे अंग्रेज अधिकारी का जिसका नाम आज मुंबई के इतिहास में बहुत सम्मान से लिया जाता है, जेरॉर्ड आंगियर। 1669 में जब आंगियर बॉम्बे के गवर्नर बने, तब यहाँ कुछ हजार लोग ही रहते थे। छोटी छोटी बस्तियां, दलदली जमीन, बीमारियां और सीमित व्यापार। लेकिन आंगियार ने इन 7 द्वीपों में एक भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जिसे दुनिया अभी नहीं देख पा रही थी। आंगियार ने सबसे पहले सुरक्षा मजबूत की, बंदरगाहों को व्यवस्थित किया, व्यापारियों को आमंत्रित किया और एक बड़ा संदेश दिया, जो यहाँ कारोबार करेगा उसे सुरक्षा भी मिलेगी और अवसर भी। यही वजह थी कि गुजरात, कच्छ, कोंकण, पारसी व्यापारी, जैन कारोबारी, यहूदी समुदाय और देश के अलग अलग हिस्सों से व्यापारी यहाँ बसने लगे। मुंबई धीरे धीरे एक व्यापारिक नगर बन रही थी। आंगियार यही नहीं रुके, उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, न्याय व्यवस्था शुरू की, राजस्व प्रणाली विकसित की, स्थानीय लोगों और विदेशी व्यापारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। बॉम्बे में पहली बार एक योजनाबद्ध शहर बसाने की सोच यहीं से शुरू हुई। इतिहासकार मानते हैं कि आधुनिक मुंबई की नींव असल मायनों में आंगियार के शासनकाल में ही रखी गई। यही वो समय था जब बॉम्बे सिर्फ 7 द्वीपों का समूह नहीं रही, बल्कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना बन गई, जहां बंदरगाह बढ़ाया जा रहा था, गोदाम बनाए जा रहे थे, व्यापारिक दफ्तर खुल रहे थे, जहाजों की आवाजाही बढ़ रही थी और दुनिया पहली बार बॉम्बे को एक उभरते हुए समुद्री शहर के रूप में देखने लगी थी। लेकिन एक बड़ी चुनौती अब भी बाकी थी। ये 7 द्वीप अब भी अलग अलग थे। ज्वार आते ही रास्ते डूब जाते, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन भूगोल उसकी रफ्तार रोक रहा था। अगर बॉम्बे को वाकई एक महानगर बनाना था, तो सबसे पहले समंदर को हराना जरूरी था। अब अंग्रेजों ने फैसला कर लिया था, वे समंदर से जमीन छीनेंगे, लहरों को रोकेंगे, दलदल को भरेंगे और 7 अलग अलग द्वीपों को एक शहर में बदल देंगे। ये काम सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं था, ये प्रकृति को चुनौती थी, एक ऐसा सपना जिसने दुनिया के सबसे बड़े लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स में से एक को जन्म दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मुंबई आज आपको एक शहर दिखाई देता है, लेकिन अगर हम समय की घड़ी को करीब 250 साल पीछे ले जाएं, तो यहाँ एक शहर नहीं बल्कि 7 अलग अलग द्वीप दिखाई देंगे।
हर द्वीप अपनी अलग अलग दुनिया, हर द्वीप समंदर से घिरा और हर ज्वार के साथ एक दूसरे से कट जाता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने समुद्र को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? किसने पानी के ऊपर एक महानगर खड़ा कर दिया? मुंबई की सबसे बड़ी कहानी दरअसल इंजीनियरिंग की कहानी है। कल्पना कीजिए, आप आज के मरीन ड्राइव पर खड़े हैं, लेकिन अचानक समय 200 साल पीछे चला जाता है। जहां कारें दौड़ती हैं, वहां सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। जहां आज नरीमन पॉइंट है, वहां अरब सागर की लहरें उठती हैं। जहां आज व्यापारिक इमारतें हैं, वहां खारा पानी और दलदल था, क्योंकि उस समय मुंबई एक शहर नहीं थी, बल्कि 7 टापुओं का समूह थी। ये 7 द्वीप थे: कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे आइलैंड, मझगांव, परेल, वर्ली और माहिम। इनके बीच समुद्र की धाराएं बहती थीं। ज्वार आता तो पूरा इलाका पानी से भर जाता, भाटा आता तो कहीं दलदल, कहीं चट्टाने और कहीं सकरी पगडंडियां दिखाई देती। एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंचना मौसम की मर्जी पर निर्भर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बॉम्बे को अपने सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र में बदलना चाहती थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। अलग अलग द्वीप व्यापार की रफ्तार रोक रहे थे। जहाज बंदरगाह तक आ सकते थे, लेकिन माल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना बेहद मुश्किल था। बारिश आते ही सड़कें गायब, रास्ते बंद और व्यापार ठप। ब्रिटिश इंजीनियर समझ चुके थे, अगर बॉम्बे को महानगर बनाना है तो पहले समंदर को बदलना होगा। जिसके बाद शुरू हुई एक ऐसी इंजीनियरिंग योजना जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। साल 1784 ब्रिटिश गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। नाम था हॉर्नबी वेलार्ड। वेलार्ड यानी पत्थरों और मिट्टी से बना विशाल बांध। इसका मकसद था वर्ली और बॉम्बे द्वीप के बीच समुद्र के पानी को रोकना, ताकि ज्वार भाटा शहर को हर दिन डुबो न सके। लेकिन ये काम आसान नहीं था। समंदर हर दिन बांध तोड़ने की कोशिश करता। तेज लहरें पत्थरों को बहा ले जाती, बारिश काम रोक देती। कई बार महीनों की मेहनत कुछ घंटों में खत्म हो जाती। फिर भी अंग्रेज इंजीनियर हार नहीं माने। हजारों मजदूर दिन रात पत्थर ढोते रहे, दलदल भरते रहे और धीरे धीरे समंदर पीछे हटने लगा। हॉर्नबी वेलार्ड की सफलता के बाद एक कॉजवे बनने लगे। माहिम कॉजवे, सियोन कॉजवे, कोलाबा कॉजवे। इन पुलों और बांधों ने द्वीपों को पहली बार स्थायी रूप से जोड़ना शुरू किया। अब ज्वार आने पर भी रास्ते बंद नहीं होते थे। व्यापार तेज होने लगा, लोग बसने लगे और बॉम्बे धीरे धीरे एक शहर का रूप लेने लगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। समुद्र को सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि उससे जमीन छीननी थी। इसे कहा गया लैंड रिक्लेमेशन, यानी समंदर के भीतर मिट्टी, पत्थर, मलबा भरकर नई जमीन तैयार करना। आज ये सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये दुनिया की सबसे साहसी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक थी। इसी लैंड रिक्लेमेशन ने मुंबई का नक्शा बदल दिया। बैक बे भर दी गई, मरीन ड्राइव समंदर से निकाली गई जमीन पर बना। नरीमन पॉइंट, जो आज भारत के सबसे महंगे बिजनेस जिलों में गिना जाता है, वो भी कभी अरब सागर का हिस्सा था। आज जहां लाखों लोग चलते हैं, वहां कभी मछलियां तैरती थी। अगर आप आज मुंबई का नक्शा देखें तो शायद यकीन ही ना करें कि इस शहर का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित है। हर नई सड़क, हर नया इलाका, हर नया बंदरगाह समंदर से छीनी गई जमीन पर खड़ा है। यानी मुंबई प्रकृति और इंसानी जिद दोनों का संयुक्त निर्माण है। समंदर को हराने की ये जीत सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं रही। नई जमीन मिली तो नए कारखाने आए, नई सड़कें बनी, रेलवे पहुंची, बंदरगाह बढ़ा और देश भर से लाखों लोग रोजगार की तलाश में बॉम्बे आने लगे। अब मुंबई सिर्फ एक बंदरगाह नहीं रही, ये औद्योगिक क्रांति का नया चेहरा बनने वाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, नाम इतिहास भी होता है, संस्कृति भी और आत्मसम्मान भी। करीब 400 साल तक दुनिया इस शहर को बॉम्बे कहती रही, लेकिन इस शहर की आत्मा हमेशा मुंबा देवी के आशीर्वाद से जुड़ी रही। फिर आया एक ऐसा दौर जब सड़कों पर आंदोलन हुए, नारे गूंजे, लोग शहीद हुए और आखिरकार बॉम्बे फिर से मुंबई बन गई। लेकिन इस नाम के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक लंबा संघर्ष छिपा है।
स्वतंत्रता के बाद देश भर में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज होने लगी। मराठी भाषी लोगों की मांग थी कि उनके लिए अलग महाराष्ट्र राज्य बनाया जाए और उसकी राजधानी बॉम्बे हो। लेकिन बॉम्बे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था, इसलिए इसे लेकर तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई। कुछ लोग चाहते थे बॉम्बे अलग केंद्र शासित क्षेत्र बने, कुछ चाहते थे इसे गुजरात के साथ रखा जाए और मराठी समाज कह रहा था मुंबई आमची आहे, मुंबई हमारी है। यहीं से जन्म हुआ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का। ये सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये पहचान की लड़ाई थी, भाषा की लड़ाई थी और अपने शहर के अधिकार की लड़ाई थी। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए और कई जगह पुलिस की गोलियां भी चली। इस आंदोलन में 100 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन को हुतात्मा चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं इस आंदोलन के शहीदों की याद बसती है। आखिरकार 1 मई 1960 को देश के नक्शे पर 2 नए राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बनी। ये दिन सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि दशकों के संघर्ष की जीत थी। आज भी हर साल 1 मई महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य का नाम तो बदल गया, लेकिन शहर का नाम अब भी बॉम्बे ही था। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, सरकारी दस्तावेज, अंतरराष्ट्रीय नक्शे, हर जगह बॉम्बे लिखा जाता था। कई लोगों का मानना था कि ये नाम औपनिवेशिक शासन की याद दिलाता है, जबकि इस शहर की असली पहचान मुंबा देवी से जुड़ी है। फिर आया 1995। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार बनी और सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। बॉम्बे का आधिकारिक नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि शहर को उसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्थानीय पहचान लौटाई जा रही है। यानी मुंबा देवी और आई यानी माता, इन दोनों से मिलकर फिर से जन्म हुआ मुंबई का। नाम बदलने के साथ धीरे धीरे पूरे शहर की पहचान बदलने लगी। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बृहन मुंबई महानगर पालिका बनी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी मुंबई विश्वविद्यालय कहलाया। बॉम्बे हाई कोर्ट हालांकि आज भी अपने ऐतिहासिक नाम से जाना जाता है, लेकिन दुनिया भर के नक्शों पर बॉम्बे की जगह मुंबई ने ले ली। दिलचस्प बात यह है कि आज भी 2 नाम साथ साथ चलते हैं। पुरानी पीढ़ी अक्सर बॉम्बे कहती है, नई पीढ़ी गर्व से मुंबई कहती है। फिल्मों में, गीतों में, किताबों में दोनों नाम अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, लेकिन शहर वही है जो हर सुबह करोड़ों सपनों को जगाता है। बॉम्बे से मुंबई तक का सफर सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है, ये औपनिवेशिक विरासत से अपनी सांस्कृतिक पहचान तक लौटने की कहानी है। ये संघर्ष, बलिदान, आस्था और आत्मसम्मान की कहानी है। लेकिन मुंबई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज ये शहर भारत की आर्थिक राजधानी है, बॉलीवुड का दिल है, रिजर्व बैंक का घर है, शेयर बाजार की धड़कन है और हर दिन देश के हर कोने से हजारों नए सपनों का स्वागत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।